हरियाणा विधानसभा चुनावों की 2 रैलियों के साथ ही आज कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने विजय संकल्प यात्रा हरियाणा में शुरू कर दी है। इस यात्रा के शुरू करते ही उन्होंने एक ये जीत के लिए मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। दरअसल राहुल गांधी की पदयात्रा को बड़े सियासी दाव के तौर पर देखा जा रहा है। राहुल गांधी ने सोमवार को आज सुबह करीब 11 बजे से अंबाला के नारायणगढ़ से अपनी पदयात्रा शुरू कर दी है। इससे पहले राहुल गांधी ने हरियाणा में बेहद सजी रणनीति के तहत असंध बरवाला में 2 रैलियां की थी और राहुल गांधी ने इन रैलियों में 17 विधानसभाओं को कवर किया था। वहीं आज इस पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी 6 विधानसभा यात्राओं को कवर करेंगे। वहीं राहुल गांधी ने आज इस रैली के दौरान जिस समय नारायणगढ़ अंबाला के नारायणगढ़ में रैली हो रही थी, वहां पर राहुल गांधी ने कुमारी शैलजा और उपेंद्र हुड्डा का हाथ मिलवाया, दोनों का हाथ ऊपर उठा के मिलवाया और ये साबित कर दिया कि हरियाणा में ऑल इज वेल है, कोई आपसी फूट नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने इसके बाद विजय संकल्प यात्रा शुरू कर दी है। विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार संसद में बिल लाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक इससे जुड़ा 3 बिल सरकार संसद में लाएगी, जिसमें 2 संविधान संशोधन के बिल होंगे। हालांकि ये बजट सत्र में आएगा या शीतकालीन सत्र में, इस पे अभी फैसला होना बाकी है। आगामी शीतकालीन सत्र में सरकार इसे लाना चाहती है, लेकिन इस पे कई सारे अड़चने भी हैं और अभी ये पब्लिक डिबेट के लिए रखा गया है। लिहाजा ऐसा भी संभव है कि ये बजट सत्र में आए। इसको लेकर जल्द ही सरकार के स्तर पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। गौरतलब है कि मोदी कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव पर बनी रामनाथ कोविंद समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। समिति की रिपोर्ट में 2 चरणों में चुनाव की सिफारिश की गई है। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव कराने की सिफारिश समिति ने की है। वहीं दूसरे चरण में स्थानीय निकाय के चुनाव कराए जाने की सिफारिश की गई है। बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार करने के लिए मोदी सरकार ने पिछले साल सितंबर में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने इस साल मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। उसके बाद उसका एक प्रपोजल केंद्र सरकार के पास गया, कैबिनेट में गया और मोदी कैबिनेट ने इसे अपना अप्रूवल दिया था। इस पे सैद्धांतिक सहमति दी थी कि एक देश एक चुनाव पे आगे बढ़ना है। अब अंतिम फैसला बहुत जल्द होने वाला है कि इस बिल को, इससे जुड़ा हुआ जो 3 बिल है वो शीतकालीन सत्र में सरकार लाएगी या फिर बजट सत्र में। कैमरामैन संजय राहुल के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज बीजेपी की बड़ी बैठक में चुनावी रोडमैप पर मंथन किया गया। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज बीजेपी की बैठक प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान बीजेपी के सदस्यता अभियान के दूसरे चरण की समीक्षा की गई। बैठक में बीजेपी के सांसद और विधायक भी शामिल हुए। संगठन और सदस्यता की समीक्षा के अलावा मुख्य तौर पर यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर भी चर्चा की गई। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक सामूहिक सदस्यता अभियान की तैयारी है। किसानों, छात्रों, व्यापारियों को कैंप लगाकर पार्टी से जोड़ा जाएगा। दरअसल लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद बीजेपी ने उपचुनावों को बेहद गंभीरता से ले लिया है। लिहाजा वो किसी भी कीमत पर इन उपचुनावों को जीतना चाहती है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। विधानसभा उपचुनाव से पहले बीजेपी नेता संगीत सोम ने विवादित बयान दे डाला है। इस बार उनके निशाने पर अपनी सरकार और सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल थी। हैदराबाद में छत्री महासभा के कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेता संगीत सोम ने विवादित बयान दे दिया। छत्री बिरादरी के लोगों को समझाते हुए उन्होंने मंच से कहा कि आज 1.5 जिले और 1.5 आदमियों की पार्टियां देश और प्रदेश में बार्गेनिंग करती फिर रही हैं कि हमें इतने विधायक और सांसद चाहिए, लेकिन छत्री बिरादरी की इतनी भी हैसियत नहीं कि वो ये कह सके कि हमारे 2 आदमियों को टिकट दे दिए जाएं। संगीत सोम ने मंच से अधिकारियों को भी धमकाया और विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि मुझसे पत्रकार लोग पूछ रहे थे कि क्या आपने अधिकारियों को धमकाया, तो इस पर मैंने कहा कि हाँ, मैंने धमकाया और अगर सही से काम नहीं करेंगे, कानून का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें पब्लिक के जूतों से भी पिटवाऊंगा। कि संगीत सोम के इस बयान पर ना तो भारतीय जनता पार्टी और ना ही राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया आई है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश में बीजेपी के सदस्यता अभियान के दौरान अजब गजब नजारे देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहां सीधी में बीजेपी समर्थकों को सदस्यता अभियान के टारगेट के लिए पेड़ पर चलकर मिस कॉल करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कटनी में भी इसी तरह के नजारे देखने को मिल रहे हैं, जहां मोबाइल नेटवर्क ना मिलने के चलते रात पर छत पर बैठकर
सदस्य बनाने का काम किया जा रहा है। सीधी जिले के पौनी और कुरामी मंडल के गांव में मोबाइल का नेटवर्क नहीं है। यहाँ तक कि करीब 15 से 20 गांव ऐसे हैं जहां मोबाइल का नेटवर्क ना होने के चलते पेड़ पर चढ़कर उस मिस कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी तरह के वीडियो भी सामने आए हैं। तो दूसरी तरफ कटनी जिले में भी इसी तरह उमरिया पान के बूथ क्रमांक 168 बारगांव में भी ऑनलाइन सदस्यता अभियान के लिए मोबाइल नेटवर्क कमजोर पड़ा तो बीजेपी कार्यकर्ता घर की छत पर बैठ गए और रात के अंधेरे में भी सदस्यता अभियान चलाया। और अब जो सदस्यता अभियान का दूसरा चरण है, इसमें भी करीब 1 करोड़ से ज्यादा टारगेट पूरा करने की यहाँ पर कोशिश बीजेपी कर रही है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 20। जम्मू कश्मीर में कल विधानसभा के तीसरे और आखिरी चरण का मतदान होना है। कुल 415 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, जिनके भाग्य का फैसला 29,18,000 मतदाता करेंगे। करीब 40 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 5,060 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और जो अति संवेदनशील मतदान केंद्र है वहां पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की जा रही है। खासतौर पर LOC और IB नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों में बने मतदान केंद्रों में अतिरिक्त जवानों की तैनाती की जा रही है। इससे पहले 2 चरणों का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ था। आपको बता दें कि विधानसभा के चुनाव 10 सालों के बाद हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में और तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है इन विधानसभा चुनावों को जीतने में। अब 8 अक्टूबर को इन चुनावों के नतीजे आएंगे, तब साफ हो जाएगा कि जनता ने किस पार्टी पर, किस उम्मीदवार पर अपना भरोसा जताया है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। रोहतक की सोनारिया जेल में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम को पैरोल दिए जाने पर एक बार फिर सवालिया निशान लग गया। इससे पहले गुरमीत राम रहीम को 10 बार सरकार द्वारा फरलो और पैरोल दे दी गई थी और अब क्योंकि हरियाणा में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और इसी चुनाव को ध्यान में रखते हुए अब चुनाव आयोग के पास जो पत्र हरियाणा सरकार के जेल डिपार्टमेंट द्वारा भेजा गया है उसको वापस चुनाव आयोग ने फिर से जेल डिपार्टमेंट को भेजते हुए स्पष्टीकरण मांगा है कि आखिर क्या वजह है कि इतनी इमरजेंसी आ पड़ी है कि गुरमीत राम रहीम को पैरोल दे दी जाए, क्योंकि अगस्त में ही गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर आया था और 21 दिन बाहर रहने के बाद वापस सोनारिया जेल चला गया था। वहीं पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि जब जब चुनाव होते हैं तो गुरमीत राम रहीम को पैरोल जहां फरलो दे दी जाती है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। दिल्ली सरकार द्वारा ग्रीन वॉर रूम की शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत कहा जाए दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने की है। सीधे तौर पे ग्रीन वॉर रूम का मतलब दिल्ली के लोगों को अपने साथ जोड़ना और पोल्यूशन के खिलाफ एक युद्ध स्तर पर काम करना। लगातार जो तस्वीरें सर्दियों की शुरुआत में आती हैं, पोल्यूशन का लेवल अप हो गया, तो ऐसे में एहतियातन एक ग्रीन ऐप होगा जो मोबाइल के जरिए लोगों से कनेक्ट होगा। यानी लोगों से भी अपील है कि उस ऐप के जरिए कनेक्ट हों और कहीं आपको पोल्यूशन दिखता है तो उसकी जानकारी साझा कीजिए। 8 सूत्रीय जो इसमें 8 मेंबर इसमें बताए गए हैं जो इसमें काम करेंगे, जो 24 घंटे इस मॉनिटरिंग में, इस वॉर रूम में मॉनिटर करेंगे। 7 सूत्रीय कार्यक्रम है, ड्रोन के जरिए निगरानी होगी, टीम का इंस्पेक्शन होगा, अलग अलग जगहों पर पूरी तरीके से निगरानी होगी। पराली कहीं जलाई जाती है तो वो भी देखा जाएगा और जिस तरीके से लगातार पोल्यूशन सर्दियों में बढ़ता है उसको कैसे रोका जाए, और ये भी दिल्ली सरकार ने कोशिश की है। इस ग्रीन वॉर रूम जो मॉनिटरिंग 24 घंटे होगी, सीधे तौर पर जो पिछला लेवल था पोल्यूशन का पिछले कई सालों का कितना कम हुआ है उसके जरिए भी ये समझाने की कोशिश की गई है। पूरी तरीके से कहा जाए दिल्ली सरकार की ये कोशिश चीज़ को लेकर है कि जिस तरीके से लगातार जो पोल्यूशन बढ़ता है उसको कैसे कम किया जाए, उसके कैसे लोगों से साथ जुड़कर इसको कम करने में मदद मिल सकती है। तो ये ऐप के जरिए, एंड्रॉयड फ़ोन के जरिए इसको डाउनलोड करके लोग उससे कनेक्ट हो सकते हैं। लोगों से अपील भी की है कि वो जुड़ें और ग्रीन वॉर का एक योद्धा बने। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि सीधे तौर पर पोल्यूशन को कम करने के लिए एक सीधे तौर पर ग्रीन वॉर रूम की एक शुरुआत की गई है। कैमसन विजय के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली में पिछले 3 दिनों में जिस तरीके से ताबड़तोड़ एक के बाद एक वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया है, उसके बाद से दिल्ली के व्यापारी वर्ग खौफजदा है। दरअसल में कुछ आज पोस्टर ITO की रेड लाइट के आसपास लगे हुए दिखे, जिसमें लिखा हुआ था कि दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी ने जो क्राइम कैपिटल बना दिया है, उसको लेकर के पोस्टर ये लगाए गए हैं। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि ये पोस्टर किसकी तरफ से लगाए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर घेरने में जुटी हुई है, उससे साफ लगता है कि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दिल्ली में खराब दिख रही है। जो बदमाश हैं वो बेखौफ होकर के दिल्ली के लोगों को
डराने का काम कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में जो रंगदारी की वारदातें हैं ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसके पीछे बड़े गैंगस्टर का हाथ बताया जा रहा है। वहीं इस गैंगस्टर्स की इन वारदातों को लेकर के दिल्ली में राजनीति भी गर्म हो गई है। कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ में मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन ऑल आउट। इस समय जम्मू संभाग के 2 जिलों में, जिसमें एक कठुआ दूसरा राजौरी, इन दोनों जिलों में आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चल रहा है। पहला ऑपरेशन शुरू हुआ था कठुआ जिले के बिलावर इलाके में। वहां पर मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी मारा गया है और ऐसी जानकारी सूत्रों से मिली है कि 2 से 3 आतंकी जो हैं और हो सकते हैं जो घने जंगल में छिपे हुए हैं। वहीं कठुआ जिले में मुठभेड़ के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस का हेड कांस्टेबल बशीर अहमद शहीद हो गया है। घने जंगलों में आतंकियों के छिपने के कई ठिकाने हैं, कई हाइडआउट्स हैं। हाइडआउट्स कहा जाता है उन गुफाओं को जिनमें आतंकी छिपे रहते हैं ताकि हमारे बहादुर जवानों की निगाहों से बच सकें। लेकिन हमारे जवानों की यही कोशिश है कि आतंकियों की संख्या चाहे कितनी भी क्यों ना हो, चुन चुनकर तमाम आतंकियों को ढेर किया जाए ताकि ये आतंकी जो है किसी और आतंकी हमले को अंजाम ना दे सके। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। गुजरात में सामने आया ठगी का अजब गजब मामला। ठग 500 के नकली नोट थमाकर 2 करोड़ का सोना लेकर चंपत हो गए और नकली नोटों में भी गांधी जी की जगह अनुपम खेर की तस्वीर। गुजरात के अहमदाबाद में सराफा बाजार में धोखाधड़ी का अजब गजब मामला सामने आया। यहाँ कुछ एक ठग 1 करोड़ 60 लाख रुपए की कीमत का 2100 ग्राम सोना लेकर फरार हो गए। इन ठगों ने जो रुपए ज्वेलर्स को दिए थे वे नकली थे, जिन पर बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर का फोटो छपा हुआ था। ज्वेलर्स ने ये नोट देख माथा पकड़ लिया। इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसने आरोपियों को पकड़ने के लिए जांच शुरू कर दी है। अहमदाबाद के सीजी रोड पर फर्जी आंकड़िया फॉर्म बना मामले में अभिनेता अनुपम खेर की फोटो लगी 500 रुपए की 26 गड्डियां देखकर 3 लोग 1 करोड़ 60 लाख रुपए की कीमत का 2100 ग्राम सोना लेकर फरार हो गए। क्राइम ब्रांच की टीम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन तीनों लोगों का पता लगा रही है। सीजी रोड स्थित लक्ष्मी ज्वेलर्स के मैनेजर प्रशांत पटेल ने सराफा व्यापारी मेहुल ठक्कर को पटेल कांतिलाल मदनलाल गवागंडिया फर्म से 2100 ग्राम सोना देने के लिए कहा था। इन लोगों ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए नकद दिए और अगले दिन बाकी 30 लाख रुपए देने का वादा किया, लेकिन ये पूरे पैसे नकली थे। 24 सितंबर को इस पूरे मामले की शिकायत नौरंगपुरा पुलिस थाने में दर्ज की गई है। कैमरामैन प्रभात साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। नेपाल में हुए बारिश से बिहार के 12 जिले प्रभावित हुए हैं। चाहे बात बगहा की करें, दरभंगा की करें, सुपौल की करें, सीतामढ़ी की करें या फिर पश्चिम चंपारण की करें, ये ऐसे जिले हैं जो बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा बिहार में पिछले 24 घंटे में 7 तटबंध टूटे हैं, जिससे 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। 22 साल के बाद सीतामढ़ी में बागमती नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जिले के 3 जगहों पर बांध टूट गया है। वहीं शिवहर में एक जगह पर बांध टूटा है। बांध टूटने के बाद 10 पंचायत के 30 गांवों में संकट का बादल छा गया है। बिहार सरकार के साथ साथ आपदा विभाग जो है वह पूरी तरीके से चौकस है। लगातार जिन इलाकों में बाढ़ आई है वहां पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप अपने घरों को छोड़कर किसी ऊंचे जगह पर पहुंच जाएं। इसके अलावा जहां पर बाढ़ आई है वहां पर लोगों के लिए राहत शिविर भी लगाई जा रही है। इसके अलावा दूसरे राज्य में जो एनडीआरएफ की टीम है उसको भी अलर्ट रहने को कहा गया है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर आज एक बार फिर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान प्रोडक्शन कंपनी के वकील ने अदालत से बताया कि रिवाइजिंग कमेटी द्वारा सुझाए गए बदलाव से वो सहमत है, यानी कि फिल्म में आने वाले वक्त में काट-छाट हो सकती है। वकील ने कहा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC द्वारा सुझाए गए बदलाव को लागू करने के लिए एक प्रारूप पेश किया है। बता दें, अब CBFC इस प्रारूप पर अपनी प्रतिक्रिया देगा और अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी। पहले यह फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन विवाद की वजह से फिल्म जो है सिनेमा पर्दों पर रिलीज नहीं हो पाई। अब उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म में बदलाव करने के बाद इसे आने वाले वक्त में अदालत से हरी झंडी मिल सकती है। कैमरामैन विनोद सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई।
कोलकाता के आर्जिकल हॉस्पिटल की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है और सुप्रीम कोर्ट में सभी जूनियर डॉक्टरों की निगाहें टिकी हुई है। जिस तरह से देखें कि आर्जिकल हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का लेकर यहाँ पे जूनियर डॉक्टर लगातार न्यायिक मांग कर रहे हैं, सड़कों पे उतरे हैं और कल से फिर से एक बार मिचिल यहाँ पे रैली, मसाल रैली निकाला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सामने आज सीबीआई पूरे तथ्यों को जमा करेगी। इसमें अभी तक जिस तरह से यहाँ पे जो पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की गिरफ्तारी हो चुकी है, सिविल वॉलंटियर जो संजय राय की गिरफ्तारी हो चुकी है और यहाँ पे टाला थाना के जो ओसी है उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। जूनियर डॉक्टरों की मांग है कि आखिर सुरक्षा को लेकर यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, जो काम करते हैं, नर्स करती है, उनकी सुरक्षा की गारंटी कैसे हो। 2 दिन पहले यहाँ पे जो सागर दत्ता हॉस्पिटल है वहां पे एक पेशेंट की मौत होने के बाद परिजन ने जूनियर डॉक्टरों के ऊपर हमला कर दिया था और उसी पे लेकर सभी डॉक्टर सुरक्षा के लेकर सबसे बड़ा सवाल का निशान खड़ा कर रहे हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जूनियर डॉक्टर अपनी मीटिंग करेंगे और मीटिंग के बाद ये निर्णय लेंगे कि आखिर अगला उनका कदम क्या है। यदि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके मुताबिक नहीं आता है तो जूनियर डॉक्टर एक बार फिर से यहाँ पे हड़ताल पे जा सकते हैं। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। पटना में शराब माफियाओं के हौसले कितने बुलंद है इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि आज सुबह जब पटना की बुद्धा कॉलोनी थाना की पुलिस पहले सुबह चीना कोठी इलाके में शराब कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी करने गई तो वहां गिरफ्तार लोगों को छुड़ाने के लिए भीड़ ने पुलिस पर हमला बोल दिया। इस दौरान पुलिस की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया और इस पथराव में थानेदार सहित 4 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि इस इलाके में शराब की अवैध बिक्री हो रही है और इसी की सूचना के बाद उत्पाद विभाग की टीम के साथ थाने की पुलिस चीना कोठी इलाके में गई थी जो पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में पड़ता है। और जब पुलिस वहां पे पहुंची तो वहां मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार की और उन्हें गिरफ्तार कर जब थाने की ला रही थी इसी दौरान वहां के लोगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया था। बताया जा रहा है कि दर्जनों की संख्या में भीड़ ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया और उसके बाद पथराव करने लगी और पथराव के बीच में ही जब पुलिसकर्मी जान बचाने को भागे तो उसी दौरान जो गिरफ्तार लोग थे उन्हें छुड़ा कर भाग गई है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो अपराधी हैं उन्हें चिन्हित किया जा रहा है और भीड़ के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।